3 अमीर और 2 गरीब प्रेग्नेंट बहू। मानवी और पूर्वा रसोई घर में कामकाज कर रही थी। तभी एक आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। अरे पूर्वा, ये आवाज कैसी है? जीजी, ऐसा जान पड़ रहा है जैसे बाहर कोई परात पीट रहा है। आवाज को भागती हुई जैसे ही दोनों देवरानी जेठानी हॉल में आती हैं तो वह देखती हैं कि उसकी सास राजरानी हाथों में बड़ा सा परात लिए उसे पीटते हुए बोलती है, बधाई हो मेरी बहुरानियों, आज तुम तीनों ने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। क्या बात है माँ जी, आज आप बहुत खुश हैं। क्यों ना हो खुश, मेरी तीनों बहुएं गर्भवती हैं, इसलिए गौर से सुनो। अब से तुम दोनों गरीब मेरी तीनों गर्भवती बहू की देख रेख करोगी। इनके खान पान से लेकर दवा दारू का खराई से ख्याल रखना। भूल से भी भूल करने की गुस्ताखी मत करना, वरना तुम गरीबों की खैर नहीं। मानवी और पूर्वा के लिए यह पहली दफा ना था जब राजरानी उन्हें खरी खोटी सुना रही थी। दरअसल इसके पीछे बसा बड़ा कारण यह था कि राजरानी की 3 बहू तान्या, मौली और रायना अमीर घर से आई थीं, जबकि मानवी और पूर्वा गरीब घर से थी। इसलिए राजरानी रोजाना उनके आगे अपनी रईसी का रुझान दिखाया करती। अब दोनों गरीब बहू तीनों अमीर बहू के गर्भावस्था में खास ख्याल रखती, मगर एक दिन दोनों बहुएं बेहोश हो जाती हैं, जिसे देखकर राजरानी डॉक्टर को बुलाती है। मुबारक हो राजरानी जी, आपकी दोनों बहू 2 महीने प्रेग्नेंट है, मगर इन्हें अंदरूनी कमजोरी है, इसलिए आपकी बहुओं को बेड रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर के जाते ही राजरानी बुरा सा मुंह बनाकर बुदबुदाते हुए बोलती है, नाश पीटे, इन बैरन बलाओं का बेफजूल में बेहोश होकर पैसों का चूना लगवा दिया। अरे अब पसरी क्या हो, बहुत हुई तुम दोनों की पलंग तोड़ने की परंपरा। फुहर पना छोड़कर फौरन रसोई घर का रुख करो। दोनों गरीब गर्भवती बहू रसोई घर में आकर काम करती हैं। तभी तान्या की आवाज आती है, पूर्वा, जल्दी से मेरे लिए जूस लेकर आओ। जी अभी लाई भाभी। कुछ देर बाद, ये लीजिए भाभी। अरे ये जूस ला रही थी या बीरबल की खिचड़ी बना रही थी? भाभी, प्रेगनेंसी के समय में ज्यादा तेज नहीं चलना चाहिए, इसलिए बस जरा देरी हो गई। आहा, ये प्रेगनेंसी का पाठ किसी और को पढ़ाना, सब समझती हूँ मैं। जानबूझकर देरी से जूस लेकर आई है। गुस्से में आकर तान्या तेज आवाज से चीखती है। अपनी सास राजरानी को कमरे में बुलाकर 1 की 2 लगाती है, जिसे सुनकर राजरानी बेचारी बहू पर बिगड़ जाती है। क्यों रे करमचली, कल मुही, तू अपने भुअर पने के चलते मेरी फूल सी बहू को देर से जूस देगी। अब अगले 2 दिन तक तेरा दाना पानी बंद। मगर माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। राजरानी अपनी अमीर बहू की चिकनी चुपड़ी चाल में आकर गरीब गर्भवती बहू पर न सिर्फ बातों के बाण चलाती है, बल्कि अगले 2 दिन तक उसका दाना पानी बंद करके उस दोष की सजा देती है जो उस बेचारी ने किया भी ना था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। तीनों अमीर बहुओं के मायके से खूब सारा खान पान का सामान और ढेरों तोहफे आते थे। तीनों अमीर बहू महंगे उपहारों के जरिए अमीर बहू गरीब बहू का उपहास उड़ाती हैं। अरे मानवी, ये देखो, हम तीनों बहू के मायके से हमारे होने वाले बच्चों के लिए ढेर तोहफे, कपड़े लत्ते और खूब सारा खान पान का सामान भी आया है। तुम दोनों के मायके से कुछ ना आया? अरे मौली, तुम भी किससे पूछ रही हो? इनके गरीब बाप ने तो ब्याह के दिन ही अपना पल्ला झाड़ दिया था। अपनी गरीबी का मजाक बनता देखकर लाचार बहुओं की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। फिर एक शाम, माँ जी, आज ना मुझे मालपुए खाने का बड़ा मन कर रहा है। मौली को भी मालपुए बेहद पसंद है। माँ जी, मुझे भी कल से पंचमेवे की खीर खाने का बड़ा जी कर रहा है। अरे बहू, तो कल क्यों नहीं बताया? प्रेगनेंसी में जी नहीं मारते। मैं चाहती हूँ कि मेरी तीनों बहुओं के बच्चे तंदुरुस्त पैदा हों। पूर्वा, अरे मानसी, कहाँ मर गई हो दोनों की दोनों? जी माँ जी, कहिए। ये पैसे पकड़ो और बाजार से सामान ले आओ। मेरी बहुओं को मालपुए और पंचमेवे की खीर खानी है। माँ जी, यहाँ से बाजार 2 मील दूर है। 10-20 रुपए और दे दीजिए ताकि हम रिक्शे से चले जा सकें। आखिरकार हमारा 8वां महीना चल रहा है। अच्छा, तो अब लाडो रानी रिक्शे पर बैठकर बाजार जाएंगी? तुम गरीब के इतने शौक शोभा देते नहीं है, और गर्भावस्था में पैदल चलना जच्चा और बच्चा दोनों के लिए लाभदायक होता है। अब जाओ जल्दी।
सास के ताने बाने सुनकर बेबस बहू तेज डगर से बाजार आती है और थकी मंदी घर आकर खाना बनाने में जुट जाती है। मालपुए देखकर गरीब गर्भवती मानवी का मन भी ललच उठता है, तो वहीं पूर्वा के जी में भी पंचमेवे की खीर खाने की लालसा जाग उठती है। तभी राजरानी रसोई घर में आती है। अरे खीर बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी, इतनी देर लगती है? बस माँ जी बन गया, लाओ दो। माँ जी एक आधा मालपुआ मैं भी ले लूं, वो मुझे भी बड़े दिनों से मीठा खाने का मन हो रहा है। हाँ माँ जी आधी कटोरी खीर मुझे भी दे दीजिए, बड़ा मन है खाने का। बेड़ा गर्क हो तुम पिटल्लुओं का। अरे तुम्हारे बाप ने तो दहेज में एक फूटी कौड़ी नहीं दी, फिर किस हक से ये मेवे मिष्ठान भरे और पकवान चाहिए? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें ये रूखी सूखी रोटी पर भी आफत कर दूं। गनीमत समझो कि तुम दोनों गरीब बहुओं को दाना पानी मिल रहा है। राजरानी के बेरुखे बर्ताव को देखने के बाद दोनों गरीब बहू अपना मन मार लेती हैं। कुछ ही दिनों में वह गर्भावस्था के 9वें महीने में कदम रखती हैं, जिसके साथ सेहत उनका साथ छोड़ने लगती है। बावजूद इसके तीनों बहू सारा दिन उन्हें अपनी जी हजूरी में उलझाए रखती, ऊपर से सास का सताव भी सहना था। एक दिन की बात है, माँ जी हम दोनों का ये 9वां महीना लग गया है, बेहतर होता जो आप थोड़ा बहुत फल फलाहार ला देती। महीने भर में जो ही सेहत जुट जाती और दुर्बलता दूर होती। अरे मेरे पास क्या नोटों के पुलिंदे बंधे हैं जो फल खरीद लाऊं? अरे हमारे जुग जमाने की औरत रूखा सूखा खाकर भी हट्टे कट्टे बच्चे जनती थी। तुम दोनों गरीब के लिए तो पेट पहाड़ है, ये फल फ्रूट खरीदने के लिए मेरे पास एक भी बूटी कौड़ी नहीं है। इस तरह राजरानी टेढ़ा जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। फिर एक दिन, अरे ओ गरीब की बेटियों, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरी तीनों बहुओं का ख्याल रखना। कुछ ही देर में तीनों बहुओं को डिलीवरी का दर्द उठता है, जिसे देखकर मानवी कहती है, पूर्वा लगता है इन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, जल्दी से द्वार से कोई गाड़ी रोको, मैं इन्हें लेकर आती हूँ। एक दूजे की मदद से वह तीनों को लेकर अस्पताल लाती हैं, जहां डॉक्टर उन्हें भर्ती करते हैं। उसी दौरान गरीब बहू को भी दर्द उठता है। कुछ देर बाद राजरानी वहां पहुंचती है। डॉक्टर मेरी बहू ठीक तो है? देखिए, आपकी 3 बहू का केस समझ से परे है। इनके गर्भ में पल रहा बच्चा जरा भी हलचल नहीं कर रहा। हमें फौरन इनकी सिजेरियन डिलीवरी करनी होगी। सभी डॉक्टर 5 बहू की डिलीवरी करते हैं। तभी गरीब बहू के कमरे से बच्चे की किलकारियां गूंज उठती हैं और डॉक्टर कहता है, मुबारक हो माता जी, आपकी दोनों बहू को जुड़वा बेटे पैदा हुए हैं। और मेरी तीनों बहू को बेटी हुई है या बेटा? माफ करना माता जी, आपकी तीनों बहुओं के बच्चे पेट में ही मौत के कौर हो गए थे। ये सुनकर राजरानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह भीतर आती है, जहाँ उसकी 5 बहुएं एक दूजे के बगल में लेटी थी। माँ जी चुप हो जाइए, मैंने और पूर्वा ने ये तय किया है कि हमारे आंखों के तारे हम तान्या, मौली और रायना को देंगे। मगर मानवी, तुमने 9 महीने की तकलीफ सहकर इसे जन्म दिया है और अब तुम हम तीनों के लिए इतना बड़ा त्याग करोगी? तो क्या हुआ भाभी, मेरा और पूर्वा का बच्चा पलेगा तो परिवार में ही। आज ये देवकी अपना लाल आपको देती है। ये देखकर राजरानी के दिलो दिमाग में बीती बुरी छवि उभर आती है और वह कहती है, इतना बड़ा बलिदान बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारी गरीबी को लेकर हमारे गई गुजरी ताने बाने दिए। शायद मेरे ही ज्यादती और जुल्म की कटनी इन तीनों बहू ने अपने कोख के द्वारा काटी है। माँ जी ऐसा ना कहिए, जो हुआ उसे बुरा दौर समझकर भूल जाइए। उस दिन के बाद से गरीब बहू के लिए हालत बदतर से बेहतर हो जाती है और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और उस दिन के बाद से राजरानी अमीर और गरीब में कभी भेदभाव नहीं करती। सच है दर्शकों, इंसान को अपने अच्छे बुरे कर्मों की सजा धरती पर ही काटनी होती है। गरीब माँ का जादुई लहंगा। रसोई घर में चटाई पर सो रही जीविका का शरीर खुली हुई खिड़की से आ रही सर्दी की सरसराहट से ठंडा पड़ चुका था। वह गहरी नींद में बुदबुदा रही थी। माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ माँ, रुक जाओ। उसका मस्तिष्क ख्वाब में खोया हुआ था। तभी जीविका झुंझलाकर नींद से बाहर आ जाती है और वह बोलती है, फिर से वही सपना। आखिर उस अंधेरे में वो कौन सी चीज चमक रही थी?
कुछ ही देर में सुबह के सूरज की रोशनी जीविका के चेहरे पर छिटक पड़ती है, जिसके कारण से उसके रूप की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर जाती है। तभी उसकी सौतेली माँ मंदा चिल्लाते हुए रसोई में आती है। अरे ओ महारानी, चल जल्दी से ये बोरिया बिस्तर परे रखकर हमारे लिए चाय बना। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। जीविका जल्दी से सभी के लिए चाय बना कर देती है। ये लीजिए पिताजी, आपकी चाय। कितनी बार कहा है ना तुझे कि मुझे पिताजी कहकर मत पुकारा कर। तेरी बुद्धि में यह बात बैठती क्यों नहीं? बलवीर हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि बरसों पहले उसने जीविका के लिए ही दूसरी शादी की थी ताकि ये माँ का आंचल मिल सके। मगर मंदा ने जीविका के खिलाफ बलवीर के मन में ऐसे बीज बोए कि बलवीर के मन में जीविका के लिए जहर घुल गया और एक बाप अपनी ही बेटी का बैरी बन गया और उसका परिवार मंदा और नैना तक ही सिमट कर रह गया। एक दिन जीतन बलवीर के पास आकर बोलता है, अरे जयराम जी की बलवीर भाई, कैसा है तू? अरे ठीक हूँ, तू बता, अरे कैसे आना हुआ? एक रिश्ता है नजर में जीविका के लिए। लड़के वालों को दान दहेज में एक आना नहीं चाहिए, मगर लड़के की पहली पत्नी की मौत हो गई है, इसलिए दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। अब जो कि लड़का विधुर है तो जाहिर सी बात है कि लड़का उम्रदार होगा, यही कोई 40-45 साल का होगा। ये सुनकर बलवीर संकोच में पड़ जाता है। तभी मंदा कहती है, अरे इसमें इतना सोचना विचारना कैसा, लड़का तो वैसे भी उम्र में बड़ा ही होता है। हमें मंजूर है जीतन भाई, आप उन्हें कहो कि बारात लेकर घर आएं और ले जाएं इस आफत को। इस तरह 18 साल की जीविका की शादी एक बड़े उम्र के इंसान के साथ तय हो जाती है। मगर कुछ ही दिन के बाद नैना की शादी एक बड़े घर में तय हो जाती है। अरे जीविका, अपनी बहन को मुबारकबाद नहीं दोगी? तुम्हारी बहन की शादी पक्की हो गई है। बस फर्क इतना है कि तुम एक बूढ़े की बीवी बनोगी और मैं एक सुंदर से लड़के की। सच बताऊं तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम के जैसी है। न तुम्हें परिवार का प्यार मिला, न पति का प्यार मिलेगा। दिन बीतते हैं और मंदा और बलवीर नैना की शादी के खरीदारी शुरू कर देते हैं। तभी नैना अपनी शादी का लहंगा लेकर जीविका के पास आती है। ये देखो जीविका, मेरी शादी का जोड़ा। अरे वाह नैना, तुम्हारी शादी का लहंगा तो बड़ा सुंदर है। वो तो होगा ही, क्योंकि मेरा लहंगा लाखों का है। नैना अपना लहंगा जीविका को दिखा ही रही थी कि मंदा वहाँ आकर कहती है, अरे नैना बावली हो गई है, देख कैसे ललचाई नजरों से तेरा लहंगा देख रही है। ये सुन लड़की, आज शाम से मेरी नैना की शादी की रस्में शुरू हो रही है, इसलिए अपने मनहूस कदम कमरे से बाहर मत निकालना। और हाँ, अपने शादी के जोड़े का जुगाड़ तू खुद से कर लेना। चल नैना। पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेरे पास तो शादी का जोड़ा भी नहीं, शायद माँ के संदूक में कुछ मिल जाए, देखती हूँ। जीविका जल्दी से अपनी माँ के संदूक को खोलती है, जिसमें लाल रंग का एक खूबसूरत सा लहंगा रखा होता है। गुजरते दिनों के साथ उसकी शादी का दिन आता है। जीविका उस लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। उस लहंगे ने जीविका के रूप में जान डाल दी थी। देखो माँ, तुम्हारी बेटी दुल्हन बन गई। बताओगी नहीं इस लहंगे और दुल्हन के लिबास में मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसा कहते हुए जीविका अपनी माँ के फोटो के सामने फपक फपक कर रोने लगती है। तभी उसकी आंखों के आगे अपने सौतेले माँ, बहन और पिता का बुरा बर्ताव उभर उठता है और जैसे बरसों बाद जीविका अपने लिए सोचती है। ये गाजे बाजे की गूंज बार बार मुझे एहसास दिला रही है कि मेरे अपने मुझे दुल्हन बनकर दलदल में धकेल रहे हैं। अब मैं और अपनी जिंदगी न्योछावर नहीं कर सकती। तुझे जाना होगा जीविका। जीविका दुल्हन के लिबास में अपने नए सफर के लिए निकल पड़ती है। भागती भागती वह एक सुनसान सड़क पर आ पहुंचती है। तभी कुछ खनकने की आवाज उसे सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो पूरे सड़क पर सोने के सिक्के बिखरे हुए थे और इसके लहंगे से निकल रही रोशनी पूरी सड़क पर छिटकी हुई थी। तभी एक अक्ष उसकी आंखों के सामने आ खड़ा होता है। जीविका, डरो मत, ये मेरा ही जादुई जोड़ा है। तुम्हें याद है, तुम्हें एक सपना आया करता था। मैं तुम्हें उस सपने से इसी जादुई लहंगे के बारे में बताती थी। ये जादुई लहंगा तुम्हारे हर जरूरत को पूरा करेगा। अलविदा जीविका। जादुई लहंगे से जीविका को अपने नए जीवन को शुरू करने का जरिया मिल गया। वह सोने के सिक्कों को सुनार से बेचकर दूसरे शहर आ पहुंची, जहां वो एक घर लेकर रहने लगती है। मेरी माँ के जादुई लहंगे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने को दे सकते हो?
जीविका के इतना कहते ही जादुई लहंगा हवा में लहराने लगता है और उसके भीतर से एक सुनहरी रोशनी पूरे घर में उमड़ते घुमड़ते हुए अपने अंदर से स्वादिष्ट खाने की थाली उसके सामने पेश करती है। ये खाना तो मेरी भूख से बढ़कर है, शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे इस खाने के लिए। जीविका पेट भर कर खाना खाती है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। फिर एक दिन जीविका खुद से बोलती है, शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मुझे जुल्म के उस घर से निकाल कर जीना सिखाया, मगर अब मैं अपनी माँ के जादुई लहंगे से गरीब लाचार लोगों की मदद करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी साथ और सहयोग की जरूरत है। मुझे सोने के सिक्के दो। जीविका के ऐसे कहते ही जादुई लहंगे में एक बड़ी चमक इठलाते हुए अपने अंदर से सोने के सिक्कों की बौछार कर देती है, जिसे लेकर जीविका लाचार लोगों की मदद के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे दुल्हन के जोड़े में सजी हुई एक लड़की पुल पर खड़ी नजर आती है। ठहरो जरा, तुम ये क्या कर रही हो? मैं जीना नहीं चाहती। मेरे गरीब पिता ने पाई पाई जोड़ कर रखी थी, मगर अब लड़के वालों ने पूरे 50,000 की रकम बढ़ा दी। तुम बताओ मेरे बाबूजी एक झटके में कहाँ से लाएंगे उतने पैसे? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये खरे सोने के सिक्के हैं, इसे तुम रखो। जाओ बहन, अपना घर बसाओ। दिया जीविका को शुक्रिया बोलकर वहां से चली जाती है। जीविका के कदम बिना रुके जादुई लहंगे से लगातार लाचार लोगों की मदद करते गए। एक रोज व्योम नाम का एक लड़का उसके घर आया। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मेरा नाम व्योम है, मैं एनजीओ चलाता हूँ। एक अकेली लड़की होकर आपने लाचार लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, कितनी ही लड़कियों का घर बसाया। मुझे हमेशा से आप जैसी जीवन साथी की खोज थी। मैं आपके जीवन में शामिल होना चाहता हूँ जीविका जी। जीविका की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं। शायद उसके हाथों हुए लाचार लड़कियों का घर बसाने का फल था, जो आज उसके अंधियारे जीवन में व्योम जुगनू बनकर आया था। जीविका ने शादी के लिए फौरन हाँ कर दी, जिसके बाद व्योम गाजे बाजे के साथ बारात लेकर उसके घर आता है। जादुई लहंगे में दुल्हन बनकर खड़ी जीविका कहती है, देखो माँ, आज तुम्हारी जीविका दुल्हन बनी है। आज तुम्हारी अनाथ बेटी का घर बसने जा रहा है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। एकाएक जादुई लहंगे से एक चमक उसके आंखों के सौंजे फूट पड़ती है, जो उसकी माँ लाजो का रूप लेती है। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, ईश्वर तेरी शादीशुदा संसार को शारोन के गुलाब के रंग भरे। मेरा साया हमेशा तेरे जादुई जोड़े में तेरे साथ साथ रहेगा जीविका। ये कहकर लाजो की आत्मा जादुई लहंगे में घुल मिल जाती है, जिसके बाद पूरे विधि विधान से जीविका की शादी व्योम से हो जाती है। आज जीविका की जिंदगी में ज्यादती जुल्म के बरसों बाद उसके हक की खुशी मिल गई। घमंडी देवरानी। पूरा घर फूलों और लड़ियों से सजा धजा हुआ था। शहनाइयों की गूंज दूर तक सुनाई पड़ रही थी। तभी पार्वती कहती है, राज भैया, आप इस दुल्हे के जोड़े और सेहरे में बहुत जच रहे हैं। ईश्वर आपको हर बुरी बला से बचाए। भाभी माँ, जब तक आप और भैया का साया मेरे सर पर है, मुझे भला किसी की नजर क्या ही लगेगी। दोनों देवर भाभी बातें ही कर रहे थे कि तभी कमरे में राज का बड़ा भाई सुनील आकर कहता है, अगर देवर भाभी का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो चले, बारात निकलने का वक्त आ चला है। दूल्हा बारात के संग दुल्हन के घर पहुंचता है, जहां दुल्हन की माँ शुभ्रा कहती है, आप सभी का स्वागत है। विवाह का मुहूर्त होने वाला है, मैं दुल्हन को लेकर आती हूँ। दुल्हन की माँ शुभ्रा कमरे में आकर अपनी बेटी को भड़काते हुए कहती है, मौली, अपनी माँ की बात ध्यान से सुन। तेरे होने वाले पति के लिए उसके भाई और भाभी सीता और राम हैं। ये तुझे तय करना है कि तुझे उसको लक्ष्मण से विभीषण में कैसे बदलना है। हाँ, फिक्र मत करो माँ, एक बार बस उस घर में मेरे कदम पड़ने दो, फिर मैं ऐसी फूट डालूंगी कि सब कुछ बदल जाएगा। मौली के मन में पहले ही काफी कड़वाहट भर चुकी थी। विधि विधान के साथ शादी संपन्न होने के साथ सभी बाराती दुल्हन के साथ रवाना हो जाते हैं और गृह प्रवेश के वक्त पार्वती कहती है, हमारे इस छोटे सी परिवार में तुम्हारा स्वागत है देवरानी जी। अगर आपकी भारी भरकम परंपराएं खत्म हो गई हो तो मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हटिए मेरे आगे से। देवरानी का ऐसा रूखा बर्ताव देखकर सभी पड़ोसने बातें बनाने लगती हैं। तभी जमुना बोलती है, हाय रे पार्वती, कैसी घमंडी देवरानी ब्याह लाया है तेरा देवर। नई बहू का ऐसा बर्ताव, राम 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 राम। ऐसी कोई बात नहीं है, वो शादी ब्याह में दुल्हन थक जाती है ना, तो मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है। मेरी देवरानी घमंडी नहीं है। इस तरह पार्वती बात को संभाल लेती है।
पर समय के गुजरने के साथ देवरानी का घमंडी स्वभाव अब उसे साफ नजर आने लगता है। एक दिन मौली अपनी जेठानी को खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, आपने आखिर मेरे पति पर क्या जादू कर रखा है जो वो हमेशा आपका ही गुणगान करते रहते हैं। खुद का बच्चा तो हुआ नहीं और हर रोज आपकी बांझ शक्ल देखकर मेरी भी गोद हरी नहीं हो पा रही। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी पत्नी से ऐसे कड़वे लहजे में बात करने की? पार्वती आज तक इसलिए मां नहीं बनी ताकि तुम्हारे पति के परवरिश में कोई कमी कसर न रह जाए। वाह भैया, अच्छा हुआ कि आज ये बात मैंने अपने कानों से सुन ली। आप दोनों के मन में सच में मेरी पत्नी के लिए कितना जहर है ये मुझे आज पता चला। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। रिश्तों को इस कदर बिखरता देखकर पार्वती कहती है, राज भैया, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। बरसों जिस घर को हमने प्यार के धागों से बांध कर रखा, गलतफहमी से ये रिश्तों को बिखरने मत दीजिए। पार्वती की आंखों से आंसू के झरने फूट पड़ते हैं और वो अचानक बेहोश हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करके बताता है, मुबारक हो, आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। पार्वती मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर पार्वती की घमंडी देवरानी जल भुनकर वहां से पैर पटकते हुए अपने कमरे में आकर बोलती है, ये बरसों की बांझ अचानक गर्भवती कैसे हो गई? अगर इसने इस घर को वारिस दे दिया तो मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। वो ये कह ही रही थी कि तभी उसे उल्टी आती है और वो प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है, जिसमें उसे सकारात्मक परिणाम मिलता है, जिसे देखकर वो कहती है, ये मिली ना कोई अच्छी खबर। मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मेरा बच्चा तो इस दुनिया में जरूर आएगा, पर मैं जेठानी जी के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही पार घाट लगा दूंगी। वक्त तेजी से गुजरने लगता है और दोनों की गर्भावस्था के महीने भी बढ़ने लगते हैं। जहां पार्वती की घमंडी देवरानी पूरा दिन अपने कमरे में आराम फरमाती, तो वहीं उसकी जेठानी पार्वती पूरा दिन कामकाज किया करती। आज भी जैसे ही वो काम खत्म करके बैठी थी कि तभी उसकी घमंडी देवरानी चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, कब से गला फाड़ रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। जाओ, जाकर मेरे लिए हलवा बनाओ। ठीक है मौली, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं बनाती हूँ। दिन भर की थकी मांदी पार्वती हलवा बनाकर अपनी देवरानी की ख्वाहिश को पूरा करती है। ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन पार्वती की घमंडी देवरानी साजिश करते हुए उससे कहती है, अब मजा आएगा। जैसे ही जेठानी जी सीढ़ियों से नीचे उतरेंगी, उनका पैर फिसल जाएगा। अब फिर उनके पेट में पलने वाले बच्चे का राम नाम सत्य। घमंडी मौली ऐसा करके अपनी माँ को फोन पर यह बताते हुए बोलती है, माँ, मैंने जाल बिछा दिया है। अब जैसे ही वो सीढ़ियों पर कदम रखेगी तो फिर अलग ही नजारा होगा। शाबाश बिटिया, आज तो तेरे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। मौली को यह खबर नहीं थी कि उसकी षड्यंत्र भरी बातें दरवाजे पर खड़ी पार्वती ने सुन ली हैं और वो रोते हुए कहती है, अपने अहंकार के कारण आज मेरी ही देवरानी मेरे अंदर पल रही मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। वक्त लगातार ऐसे ही गुजरता जाता है और घमंडी मौली अपनी जेठानी के पेट में पल रहे बच्चे को खत्म करने के लिए एक के बाद एक साजिश रचती रहती है। आज भी वो कहती है, अब इन छोटे मोटे पैतरे आजमाने से कुछ नहीं होने वाला। आज मैं कच्चे पपीते से बना जूस धोखे से जेठानी जी को पिला दूंगी, फिर उनका बच्चा खत्म हो जाएगा। उसे खबर न थी कि उसका पति राज सब कुछ सुन और देख लेता है और उसे थप्पड़ जड़ते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि आज तुम्हारे चेहरे का नकाब उतरते मैंने खुद देख लिया। धोखेबाज छली औरत, अब समझ आया कि मेरी भाभी माँ गलत नहीं थी, बल्कि तू ही हमारे बीच मंथरा की तरह फूट डलवा रही थी। प्रेग्नेंट तुम अकेले नहीं थी, भाभी भी थी, पर दिन भर वो तुम्हारी खातिर करने से पीछे नहीं हटती थी, और आज तुम्हें उन्हीं की खुशियां उजाड़ना चाहती हो। राज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज। अब मैं तुम्हें एक पल भी अपने घर में नहीं रहने दूंगा। जब से तुमने हमारे स्वर्ग जैसे घर में कदम रखा है, सब कुछ नरक हो गया है। निकल जाओ यहाँ से। राज, मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम मेरे पति हो और ये मेरा घर परिवार है। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? अगर अपना परिवार समझती हो तो ऐसा घिनौना खेल नहीं खेलती। दोनों में बढ़ रही बहसबाजी की आवाज कमरे से बाहर निकल जाती है और उसके भाई भाभी कमरे में आते हैं और पार्वती कहती है, भैया क्या हुआ? आप मौली को क्यों डांट रहे थे? भाभी, ये इस मंदिर जैसे घर में रहने के लायक नहीं है। आपको पता है, इसने आपके बच्चे को मारने की कई कोशिशें की है और भगवान का शुक्र है कि वो सभी नाकाम हो गई। भैया,
मैं सब कुछ जानती हूँ, पर मैं मौली को अपनी देवरानी नहीं, छोटी बहन मानती हूँ। इसीलिए मैं उन सभी बातों को भुला चुकी हूँ। अब आप भी इसे माफ कर दीजिए। पार्वती के कहने पर उसका देवर राज उसको घर में रहने देता है और समय गुजरने के साथ दोनों को एक साथ प्रसव पीड़ा होती है। दोनों भाई उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो, आपकी पत्नी को प्यारा सा बेटा हुआ है। पर एक दुखद समाचार है, मौली का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब वो फिर कभी मां नहीं बन सकेगी। ऐसा सुनकर सभी मौली के पास आते हैं, जहां राज बोलता है, देख लिया मौली, तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा है कि तुमने अपना बच्चा खो दिया। मौली, ये लो, मैं अपने मुन्ना को तुम्हारी झोली में डालती हूँ। पर दीदी, ये तो आपका बच्चा है, मैं इसे आपसे कैसे छीन सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। आखिर रहेगा तो ये एक ही घर में। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आपने इतना बड़ा बलिदान दिया। मैं आपके प्यार के काबिल नहीं, फिर भी आपने मुझे छोटी बहन समझा। आज से ये हम दोनों का अंश होगा। देहाती बहू के घर आई दो बिलायती ननद। अरे लड्डू की अम्मा, कहाँ हो? अरे लड्डू के पिताजी, मैं यहाँ हूँ। अरे लड्डू की अम्मा, तुम्हें पता है आज अमेरिका से मेरी 2 बहनें आ रही हैं। क्या कहा लड्डू के पिताजी? अमेरिका से आपकी बहनें आ रही हैं? हाँ बिदिया, मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी खातिरदारी में कोई कसर न छोड़ो। अरे लड्डू के पिताजी, आप चिंता काहे करते हैं, हम आपकी बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, ये तो मुझे पता है लड्डू की अम्मा, तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। चलो मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ, जब तक तुम घर की साफ सफाई अच्छे से कर लो। ऐसा कहकर जीतराम एयरपोर्ट पर अपनी दोनों विलायती बहनों को लेने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों बहनों को एयरपोर्ट से आते हुए देख हैरान रह जाता है। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया मैंने, मेरी बहनों ने ये कैसे कपड़े पहने हैं। जैसे ही जीतराम अपनी दोनों बहनों को देखता है, वह उनको उनके नाम से पुकार कर कहता है, अरे चमेली, चांदनी, तुम दोनों आ गई, और तुमने ये क्या पहना है? ऐसे कपड़े पहनकर गांव जाओगी तुम? अरे अगर ऐसे जाओगी तो गांव के सभी लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। अरे भैया, चांदनी क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम साइना है, साइना। और भैया, मेरा नाम चमेली नहीं, चेरी है, चेरी। अरे चांदनी, चमेली, तुम दोनों अपने जितने भी नाम बदल लो, मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी। अब चलो, तुम्हारी भाभी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हैं। ऐसा कहकर जीतराम उन्हें घर ले आता है। रास्ते में जब गांव के सभी लोग चांदनी और चमेली को देखते हैं तो सभी उन्हें घूरने लगते हैं। अरे भैया, ये गांव के सभी लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे तो गांव में आकर ऐसा लग रहा है जैसे बावले गांव में ऊंट आ गया। ये सब तो तुम्हारे उन कपड़ों का कमाल है। अरे विदेश में मैंने तुम्हें अपनी संस्कृति को बदलने के लिए नहीं भेजा था। अहो भैया, ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। क्या साइना, तुम भी किसको समझा रही हो? भैया तो आज भी गांव के गवार ही हैं। देख चमेली, फिर से मुझे अगर गवार कहा तो अच्छा नहीं होगा। ओहो भैया, कितनी बार समझाया है मैंने आपको, मेरा नाम चमेली नहीं, चेरी है। अरे मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी, चाहे कितना भी मुझे समझा लो। चलो, अब घर आ गया। जैसे ही वह अपने घर के आंगन में आकर खड़ी होती है, उनके पैर गोबर में धंस जाते हैं। छी 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 यार, कितना गंदा है ये, कितनी गंदी बदबू आ रही है। शिट यार, मेरी पूरी सैंडल ही गोबर में गंदी हो गई है। तभी बिंदिया उन दोनों को देखकर कहती है, इन्हें देखकर मालूम पड़त है इनकी विलायती बहनें आ गईं। अरे लड्डू की अम्मा, वहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अपनी ननद का स्वागत नहीं करोगी? अरे लड्डू के पिताजी, स्वागत तो हुई गवा। इन्होंने आते ही पोते पोताए आंगन में अपने पैर छपाकर ही अपना स्वागत कर लिया है। मुझे इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। अरे लड्डू की अम्मा, जाओ मेरी बहनों के पैर दबा दो। अगर विलायत से आई है तो इन्हें यहाँ की आदत नहीं है। हाँ लड्डू के पिताजी, अभी धुलवा देती हूँ। बिंदिया, चमेली और चांदनी दोनों को ले जाती है और उनके पैर धुलवाती है, जिसके बाद वह दोनों को खाट पर बैठने के लिए कहती है।
तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी गोरी से दूध निकालना पड़ेगा। बिंदिया ऐसा कहकर सामने खड़ी उसकी गाय, जिसका नाम उसने गौरी रखा हुआ था, वह उसके स्तन पकड़कर एक लोटे में दूध निकालने लगती है, जिसे देखकर चमेली का मन खराब हो जाता है और वह उसी समय उल्टी कर देती है। अरे चेरी, ये क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे भी उल्टियाँ हो जाएंगी। हे भगवान, ये हमारी गवार भाभी कैसी है? बताओ, इस गाय के निकले हुए दूध की चाय हम कैसे पिएंगे? बिंदिया दूध ले जाकर चाय बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में बिंदिया अपने कमरे से साड़ी निकाल कर लाती है और अपनी दोनों ननद को देते हुए कहती है, लागत है तुम्हारे अमेरिका में कपड़े की बहुत कमी है, तभी तो तुमने आधे नंगे कपड़े पहने हुए हैं। मेरी मानो, इन साड़ियों को पहन लो, नहीं तो गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाने लगेंगे। ओहो, तुम जैसे गवार औरत को आखिर कैसे पता होगा इतने फैंसी और लेटेस्ट मॉडल वाले कपड़े के बारे में? तुम्हें पता भी है ये कपड़े कितने महंगे हैं? तुम्हारी इस 2 कौड़ी की साड़ी से तो बहुत महंगे हैं। ओह प्लीज, तुम हमसे दूर रहो, तुम तो हमारी भाभी कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारी जैसी गवार और बिल्कुल गवार भाभी हमारी कैसे हो सकती है? बिंदिया यह सुनकर उदास हो जाती है, जिसके बाद वह चुपचाप जाकर चाय बनाने लगती है। बिंदिया अपनी दोनों ननद को चाय लाकर देती तो उसकी दोनों ननद चाय तक नहीं पीती। देखते ही देखते चांदनी और चमेली दोनों ही बिंदिया को बहुत ज्यादा नखरे दिखाने लगती हैं। ऊपर से वह छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में यहाँ से वहां घूमती रहती है। एक दिन बिंदिया की पड़ोसन राधिका उससे कहती है, अरे बिंदिया, तेरी इन बेलायती ननद को तो समझाती क्यों नहीं है? भला इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमेंगी तो हमारे गांव के जवानों का क्या होगा? अब क्या बताऊं राधिका बहन, इतना तो समझाती हूँ अपनी ननद को, लेकिन बेलायती है ना, हमारे बस में कहाँ आएंगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद चांदनी और चमेली के शहर से कुछ दोस्त उनसे मिलने आते हैं। शुक्र है रोहन, तुम यहाँ आए तो सही। मुझे तो इस गांव में हर तरफ गवार और देहाती लोगों के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा था। राघव, काफी टाइम हो गया है, मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं की है। चलो क्यों ना आज एक पार्टी ही कर ले। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, काफी समय बाद हम लोग मिले हैं, एक पार्टी तो बनती है। तो आज की रात हम लोग घूमने के लिए बाहर चलेंगे, मैं अपनी कार ले आऊंगा। वह सभी पार्टी का इंतजाम करने लगते हैं, जिसके बाद रात के समय चांदनी और चमेली अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर चली जाती हैं। लेकिन पार्टी के बहाने रोहन और राघव दोनों ही चांदनी और चमेली का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अरे ये लो और पियो, देखो इतनी सारी शराब मैं तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया हूँ। अगर और शराब पी तो अब मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। बस करो रोहन, अब मैं और नहीं पी सकती। देखो, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, अब तुम दोनों हमें घर तक छोड़ आओगे। अरे अभी जल्दी ही क्या है, अभी तो माहौल गर्म हुआ है, अभी तो हमें थोड़ी थोड़ी शराब चढ़नी शुरू हुई है। ऐसा कहकर रोहन चमेली के करीब जाने लगता है, जिसके बाद चमेली उसे बार बार अपने आप से दूर करती है। वहीं राघव भी चांदनी के पास जाता है। देखो, तुम हमारे दोस्त हो, हमसे दूर रहो। अरे अरे क्या हुआ, तुम परेशान क्यों होती हो? हम पर भरोसा रखो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर जीतराम और बिंदिया दोनों पहुँच जाते हैं और राघव और रोहन को ऐसा करते हुए देख आग से बबूला हो जाते हैं। जिसके बाद बिंदिया एक डंडा उठाती है और जीतराम और राघव उसके साथ ही रोहन को पकड़ लेता है। अरे ससुरा का नाती, तोहार इतनी हिम्मत की तो हमारी ननद के ऊपर बुरी नजर डालोगे? रुक, आज हम तुम्हें संस्कृति का एक एक पाठ पढ़ाएंगे। अरे लड्डू की अम्मा, जितना भी आज तक देसी घी तुमने खाया है, आज उस देसी घी को इन दोनों के ऊपर अच्छे से निकालना। बिंदिया डंडा उठाकर राघव और रोहन के ऊपर बजाना शुरू कर देती है। इतना पिटने के बाद रोहन और राघव दोनों जीतराम और बिंदिया से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद हम कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमें हमारा सबक मिल गया है, इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो। जीतराम उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों विलायती बहनों से कहता है, अरे देखा तुम दोनों की आजादी के चलती आज तुम दोनों की इज्जत तुम्हारे हाथ से चली जाती। हमें सब समझ आ गया है, हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों ने अपनी संस्कृति को समझा ही नहीं। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो भैया भाभी। जीतराम और बिंदिया दोनों चांदनी और चमेली को वापस घर ले आते हैं, जिसके बाद से चांदनी और चमेली धीरे धीरे अपनी भाभी के साथ रहकर गांव की सभी संस्कृति और संस्कार सीखने लगती हैं।
उसी समय से वह गांव के रंग में ढल जाती हैं और अपने भैया भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।